हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक पैरेलक्स मेथड पे डिस्कस करेंगे। क्यों इस्तेमाल किया जाता है पैरेलक्स मेथड, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान दें कि अभी तक हमने स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जैसे इंस्ट्रूमेंट पे डिस्कशन किया है और हम जानते हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने का काम करते हैं। इनकी लीस्ट काउंट छोटी होती है। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट डेसिमल के 2 प्लेस तक मिलीमीटर में होता है, जबकि वर्नियर कैलिपर्स का डेसिमल के 1 प्लेस तक मिलीमीटर में। स्केल मिलीमीटर तक छोटी डिस्टेंसेस को मेजर कर पाती है। आज हमारा डिस्कशन एक ऐसी मेथड पर है जिससे हम लार्ज डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे पैरेलक्स मेथड काम करती है, इसे समझने के लिए मान लीजिए ये एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए ये कोई प्लेनेट की पोजीशन है जिसे मैं O से शो कर रहा हूं इस बोर्ड पे, और हमारा ऑब्जर्वर अर्थ में 2 पॉइंट्स A और B से इस पॉइंट को की पोजीशन को मेजर करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए हमारे ऑब्जर्वर की एक पोजीशन A और उसकी दूसरी पोजीशन B है, यानी A और B 2 पोजीशंस पे प्लेस होके ऑब्जर्वर बारी बारी से इस प्लेनेट को देखने की कोशिश कर रहा है। यह बात आप मून के लिए या किसी भी डिस्टेंट स्पेस बॉडी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ए पोजीशन से मान लीजिए O को ज्वाइन कराने वाली लाइन और B पोजीशन से O को ज्वाइन कराने वाली लाइन के बीच में जो एंगल मेजर हुआ है, मान लीजिए वो एंगल थीटा है। हमने जिन 2 पोजीशंस A और B से O प्लैनेट को या O को मून मान लीजिए, जिससे हमने एक डिस्टेंट हेवियनली बॉडी को देखने की कोशिश की, मान लीजिए उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो D है। यहां पर ध्यान दें, जिन 2 पॉइंट से ऑब्जेक्ट O को मेजर करने की कोशिश की जा रही है उस सेपरेशन को बेसिस नाम से जाना जाता है। तो अब अगर A और B के सेपरेशन को D डिफाइन किया गया है जिसे बेसिस कहा जाता है और ये एंगल कैलकुलेट हुआ है थीटा, तो ये मानते हुए कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हम O पॉइंट को सेंटर मानते हुए AB को इस सर्किल का, जो मैंने O को सेंटर मानते हुए क्रिएट करने की कोशिश की है, AB डिस्टेंस को उस सर्किल के लिए आर्क के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दें कि छोटी डिस्टेंसेस के लिए इस तरह कॉर्ड को आर्क बोल देना सही नहीं है, लेकिन चूंकि हम प्लेनेटरी लेवल तक डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, हेवियनली बॉडीज के डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं जिनका वैल्यू मिलियंस किलोमीटर्स में है, इस लार्ज डिस्टेंस के लिए अर्थ के उन 2 प्लेसेस के बीच के सेपरेशन AB को इग्नोरेबली स्मॉल माना जा सकता है। और उस कंडीशन में आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो A और B को ज्वाइन कराने वाला कॉर्ड है वो अप्रोक्सीमेटली उस आर्क के ही इक्वल होगा जो क्रिएट किया गया है O को सेंटर मान के। इस कॉर्ड और आर्क को इक्वल मान के अगर मैं एंगल की डेफिनेशन को यहां पर यूज करूं, जिसे रेडियन में मेजर किया जाना चाहिए, एंगल का वैल्यू होगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का वैल्यू हम कॉर्ड D के इक्वल मान सकते हैं, अपॉन रेडियस का वैल्यू इस OP या O में से किसी डिस्टेंस के बराबर माना जा सकता है। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हैं और मैं इन्हें L से प्रेजेंट करूं, तो आप थीटा को D/L कह सकते हैं। थीटा को D/L कह के अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो L का वैल्यू कैलकुलेट होगा D/थीटा। इस तरीके से आप एंगल मेजरमेंट से और अपनी 2 पोजीशंस के बीच के डिस्टेंस की हेल्प से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो प्लैनेट आपसे कितना दूर है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की या डिस्टेंट प्लैनेट्स की मून की डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इस तरीके की मेथड को यूज किया जाता है। एक बार और समझे, एक डिफरेंट फैक्ट पे और आए कि अगर मान लीजिए हमें किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डायमीटर कैलकुलेट करना हो या हमें किसी हेवियनली बॉडी के डायमीटर को कैलकुलेट करना हो, तो भी इस तरीके के मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है। बट वहां पर हम अपने ऑब्जर्वर की पोजीशन को स्टैटिक रख के भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। एक बार उस पॉइंट को भी समझे पैरेलक्स मेथड में कि अगर मान लीजिए आपको किसी हेवियनली बॉडी का डायमीटर कैलकुलेट करना है, उसके डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए, हेवियनली बॉडी का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए आप किसी डिस्टेंट पॉइंट से
इसके दोनों एक्सट्रीम्स पे ज्वाइन होने वाली लाइन को ड्रॉ करें। यानी कि अगर आप मान लें कि ये एक हेवियनली बॉडी है जो आपसे बहुत बहुत डिस्टेंस पे है, तो सबसे पहले आप इस हेवियनली बॉडी के दोनों एक्सट्रीम्स को अपनी पोजीशन से मेजर करें। यानी कि अगर आपका ऑब्जर्वर इस पोजीशन पे है तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें इसके एक एक्सट्रीम तक, और फिर अपनी ही पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट की दूसरी एक्सट्रीम तक की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करें। अब यहां पर ध्यान दें कि ये मानते हुए ये डिस्कशन किया जा रहा है कि आप इस हेवियनली बॉडी का डिस्टेंस जानते हैं। ऐसा इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि हेवियनली बॉडी के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास ये मेथड है। अब अगर हम मान लें कि हमने एल को कैलकुलेट कर लिया है, तो एल की वैल्यू जानने के बाद अब अगर हमें इस प्लेनेट का या मून का डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो एक बार फिर से हम पैरेलैक्स मेथड में इस एंगल थीटा के लिए ओ पॉइंट को सेंटर मानते हुए अगर इस एल लेंथ को रेडियस मानते हुए एक आर्क क्रिएट करें, तो इस आर्क को कॉर्ड के यानी कि इस प्लेनेट के डायमीटर के इक्वल मान सकते हैं। यहां पर हम जानते हैं कि एल डिस्टेंस इस प्लेनेट के डायमीटर के कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज्यादा है। हम ये जानते हैं कि हेवियनली बॉडीज में सभी बॉडीज का डिस्टेंस एक दूसरे से या अर्थ से कहिए बहुत अधिक है, और उस लार्ज डिस्टेंस के कंपैरेटिवली किसी प्लैनेट के डायमीटर को या उसकी रेडियस को नेग्लिजिबली स्मॉल कंसीडर किया जा सकता है। सो एक बार फिर से वही फैक्ट यूज करने पर अगर मैं इस ओ को सेंटर मान के बनाए हुए इस आर्क और इस खींचे गए कॉर्ड को जो कि ए को बी से ज्वाइन करके बनाया जा रहा है इक्वल मान लो, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस को यूज करके हम इसे थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन एल से प्रेजेंट कर पाएंगे, और तब इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो एल और थीटा के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी एल वैल्यू अगर नोन है, आप जानते हैं कि वो प्लेनेट अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है। एक बात यहां पर और ध्यान रखें, कई बार स्टूडेंट डिस्टेंस को लेके प्रॉब्लम माइंड में मेंटेन करे रखता है कि सर प्लेनेट से अर्थ की डिस्टेंस किसे माना जाए, इस एल को या इसे, या फिर सेंटर तक या उसके सेकंड एक्सट्रीम तक। तो ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूं कि डिस्टेंस बहुत लार्ज है। सो इस ऑब्जेक्ट के साइज का इस डिस्टेंस के वैल्यू में पड़ने वाला जो इफेक्ट है वो इग्नोरेबली स्मॉल है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आप नियर बाय पॉइंट तक इस डिस्टेंस को नापेंगे और फिर फारदेस्ट पॉइंट तक नापेंगे, तो उन दोनों रीडिंग्स के बदल जाने से हमारे आउटकम में कोई खास फर्क नहीं आएगा। इसीलिए जब डिस्टेंट मेजरमेंट किए जाते हैं तो लेंथ को अप्रोक्सीमेटली किसी भी पॉइंट तक कंसीडर किया जा सकता है। अगर इस ओ पॉइंट से इस प्लेनेट के सेंटर तक का डिस्टेंस 20 लाख किलोमीटर है, तो ऐसे में इस प्लेनेट का साइज अगर 10,000 किलोमीटर भी है, तो फारदेस्ट और नियरर और फार्दर पॉइंट को कंसीडर करने पर आने वाले आउटकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उससे इफेक्टिवली आपके आंसर में बहुत ज्यादा एरर क्रिएट नहीं होगी। सो लार्ज डिस्टेंस के लिए एन की वैल्यू पता होने पर आप इस प्लेनेट का डायमीटर भी कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर डायमीटर कैलकुलेशन के बाद आप रेडियस को डायमीटर का हाफ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से पैरेलैक्स मेथड का यूज करके किसी डिस्टेंट प्लेनेट की डिस्टेंस को, और अगर डिस्टेंस नोन है तो उस प्लेनेट के एसोसिएटेड टर्म्स को जैसे डायमीटर और रेडियस को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इस तरीके के कैलकुलेशन से लार्ज डिस्टेंसेस को, इस तरीके के मेथड से लार्ज डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने में काफी हेल्प मिलती है। सो ये तरीका है, इस मेथड को पैरेलैक्स मेथड के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में पैरेलैक्स उस फिनोमेना को कहते हैं जिसमें आप किसी व्हाइट बैकग्राउंड के सामने रखे किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए इस वॉल का कलर व्हाइट है, सपोज मेरे सामने एक वॉल है जिसे मैं व्हाइट कलर वॉल देख पा रहा हूं। अगर मैं उस वॉल के ठीक सामने किसी पेन को रख के अपनी आईज को वन बाय वन क्लोज करके इस पेन को देखूं, तो मुझे इस पेन की पोजीशन में एक मूवमेंट नजर आएगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये पेन दो डिफरेंट पोजीशन ले रहा है। सो पैरेलैक्स इस घटना को कहते हैं जो मैंने आपको अभी समझाई। सो चूंकि इस एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशंस को, ऑब्जर्वर की दो पोजीशंस को यूज किया जा रहा है, सो इस
फिनोमेना को हम पैरेलैक्स मेथड के नाम से जानते हैं। जब हम आई वाले एक्सपेरिमेंट को करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो उस फिनोमेना में दो आई के बीच के सेपरेशन को बेसिस कहा जाता है, और इस एक्सपेरिमेंट में इस ऑब्जर्वर की दो पोजीशन के बीच के सेपरेशन को बेसिस नाम दिया गया है। सो इस तरीके से आप पैरेलैक्स मेथड यूज करके लार्ज डिस्टेंसेस के लिए किसी प्लेनेट के डायमीटर, या अगर दो अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जर्वर को खड़ा करके आप मेजर करते हैं, तो आप उस प्लेनेट की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। थैंक यू।